तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। आज का जो एपिसोड है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भाषा विज्ञान का ये 7वां पार्ट है। एक दो दिन थोड़ा सा व्यस्तता थी और जिसकी वजह से आपसे रूबरू नहीं हो पाए। तो आज का ये 7वां एपिसोड है और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ ये बात आपसे बताना चाहता हूं कि जितने भी एपिसोड भाषा विज्ञान के आपको कराए जा रहे हैं, अगर कोई भी प्रतियोगी छात्र ये सभी एपिसोड कर लेता है, दो क्लासेस में और बाकी रह गई है जिसमें एक क्लास राजभाषा पर करवाऊंगा, तो मुझे लगता है कि वो कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जायसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, कोई भी परीक्षा हो, एक भी प्रश्न उससे बाहर का नहीं आना है, सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि नवरात्रि में कौन सा समास होता है, नवरात्रि में कौन सा समास होता है और नवरात्रि ही इसको क्यों कहा जाता है, 9 दिन क्यों नहीं कहा जाता, रात्रि शब्द क्यों कहा गया है। इस पूरे 9 दिन के कार्यकाल को जिसमें देवी माता की पूजा होती है, तो इसको रात्रि शब्द के साथ क्यों जोड़ा गया है, दिन के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। उसके पहले आप सबको बता दें कि टीचर्स एकेडमी ऑफर दे रहा है, बहुत बड़ा ऑफर दे रहा है। हो सकता है कि साल भर ही ऑफर आपको न मिले। लक्ष्य फाउंडेशन बैच और स्वतंत्रता बैच पर। लक्ष्य फाउंडेशन बैच जो है यह 2 साल की वैलिडिटी के लिए है, टारगेट 2025 की वैकेंसीज के लिए है, और स्वतंत्रता बैच 2024 की वैकेंसीज के लिए है और परीक्षा तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ये हमारे कोर्सेज हैं यस्टेट, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ईएमआरएस, यूके एलटी, डी+बी, बीपीएससी, टेट, यूके लेक्चरर, एमपी टेट। इसके अलावा अन्य जो भी राज्य हैं हर जगह की तैयारी करवाई जाएगी। यूजीसी नेट की भी कक्षाएं आपके लिए यहां पर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो चलिए ये कोर्स कैसे आप ले सकते हैं, केवल व्हाट्सएप करके आप हमें व्हाट्सएप करके हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। ये हमारा नंबर है 9628 95 92 37। इसके अलावा एक निःशुल्क बैच है एकलव्य बैच के नाम से। टीचर्स एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां आप एकलव्य बैच ले सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और भी फ्री के ऑप्शन हैं। जैसे कोई छात्र विकलांग है, 50% से अधिक उसकी विकलांगता दर है, कोई महिला है जो परित्यक्ता है, पति ने छोड़ दिया, तलाक नहीं हुआ, या किसी का तलाक हो गया है, या कोई विधवा है, तो ऐसे सभी बहनों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है। ऐसे जो भी दिव्यांगजन है उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है, वो कोई भी कोर्स हमारा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज का सबसे पहला प्रश्न है, देखिए आज का सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। एक बार आप सब कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज मिल रही है, वीडियो आप सबको प्रॉपर जा रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए। जितने लोग आए हैं फटाफट मुंह दिखाई कर दीजिए, यानी कमेंट करके जवाब दे दीजिए। देखिए बहुत ही जल्दबाजी में क्लास लगाई गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। थोड़ी सी मेरी गलती थी, लेकिन मुझे लगा कि समय है तो मैं पढ़ा देता हूं, बाद में भी आके आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट बता दीजिए कौन कौन आया है। तो धनंजय जी आ गए हैं, कमलेश आ गए हैं, रचना जी आ गई हैं। ठीक है, और सभी लोग आ चुके हैं, जो नहीं आए वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। देखिए जब भी बात आती है पाणिनि की, पाणिनि कौन है। पाणिनि है अष्टाध्यायी के रचनाकार। पाणिनि एक सूत्र है, दिवसावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम। 9 और 5 बार बजाकर डमरू को शिव जी ने 14 वर्णों की उत्पत्ति की, 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति की, और उसी 14 माहेश्वर सूत्रों के बदौलत आज हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें अपवाद नहीं है और जो अपरिवर्तनीय है। ऐसा वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ आज तक इस धरती पर न हुआ और ना ही आगे होने की संभावना है। तो पाणिनि महोदय ने जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा,
उस अष्टाध्यायी ग्रंथ के तर्ज पर और भी ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उनकी भाषाएं अलग थी। खड़ी बोली में एक ग्रंथ लिखा गया कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा, और उसी ग्रंथ के आधार पर इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है आप सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब कामता प्रसाद गुरु के विषय में आप सबको मालूम होगा कि क्या खास है इनके अंदर। तो कामता प्रसाद गुरु एक वैयाकरण है। वैयाकरण, ध्यान रखिएगा, तो जो व्याकरण लिखने वाला व्यक्ति है उसके लिए एक शब्द अगर हम निर्धारित करें तो एक शब्द होगा वैयाकरण। क्या शब्द होगा? वैयाकरण होगा। 1875 में इनका जन्म होता है। कहां जन्म होता है? 1875 मध्य प्रदेश के सागर में, सागर जिला जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पर इनका जन्म होता है। और इन्होंने इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित बाल सखा और सरस्वती पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। सत्य प्रेम, पार्वती और यशोदा उपन्यास भी इनका है। पार्वती और यशोदा। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से किसने उपन्यास की रचना नहीं की है, और जब इनका नाम आता है तो लोग यह समझते हैं तब यहां पर एक प्रश्न आता है कि किसने उपन्यास नहीं लिखा है, और उसमें इनका अगर नाम दे दिया जाए कामता प्रसाद गुरु का, तो इन्होंने जो लिखा है पार्वती और यशोदा उपन्यास है, भौमासुर वध, विनय प्रचासा। भौमासुर वध और विनय पचासा, ये ग्रंथ इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा साथियों, नागरी प्रचारणी सभा काशी में इन्होंने काम किया और वहीं से यह ग्रंथ इनका प्रकाशित भी होता है। मध्य हिंदी व्याकरण, प्रथम हिंदी व्याकरण, संक्षिप्त संस्करण, कई संस्करण इसके मिलते हैं। तो इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा इस ग्रंथ को प्रकाशित करवाया था, और इसी ग्रंथ की वजह से इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाए राइट आंसर, या कामता प्रसाद गुरु को कहा जाए, क्योंकि यहां पर भी एक प्रकार का द्वैत मिलता है। ठीक है, हिंदी का पाणिनि। तो बहुत जगहों पर आपको मिलेगा कि हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी हैं, और कई जगह पर आपको मिलेगा कि हिंदी के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु हैं। अगर इस तरह की स्थिति उपजे तो आपको कौन सा उत्तर चुनना है, आपको कौन सा राइट आंसर चुनना है? पाणिनि जो है संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य थे। आप देखिए तो उस समय कात्यायन भी हुए, आपके वर्रुच भी हुए, पतंजलि भी हुए, लेकिन पाणिनि अपने आप में विशिष्ट थे। उसी प्रकार से किशोरीदास वाजपेयी को भी कहा जाता है। खड़ी बोली में व्याकरण को वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो ध्यान रखिएगा कि खड़ी बोली का जो व्याकरण है उसको आधार बनाकर अगर पूछा जाता है तो अब किशोरीदास वाजपेयी होते हैं। और इन्होंने जो व्याकरण लिखा है कामता प्रसाद गुरु ने, जिसमें सभी हिंदी से संबंधित बोलियों की और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं की भी चर्चा मिलती है। ठीक है, तो इस आधार पर हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु ही इसके राइट आंसर होंगे।
अगर कामता प्रसाद गुरु ऑप्शन में नहीं है तब आपको किशोरीदास वाजपेयी लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से कठिनता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भाव से विचारों की ओर, और विचारों से भाव की ओर। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। आज का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी है, यानी कि एक सही है तीन गलत है, एक सही है तीन गलत है, सरलता से कठिनता की ओर। अब आप एक चीज याद करिए कि मान लीजिए आप छोटे से हैं और आपको कोई शब्द सिखाया जा रहा है कि बेटा पापा बोलो, मम्मी बोलो, तो छोटा सा बच्चा क्या करता है कि पुनरावृत्ति के द्वारा भाषा को सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। अब मान लीजिए उसको एक आध शब्द हिट कर गया पापा, तो 2 4 10 दिन तक लगातार वो पापा शब्द ही बोलता है, और सब लोग कहते देखो पापा को याद कर रहा है, पापा को ज्यादा मानता है। ऐसा नहीं है, उसके दिमाग में एक टारगेट होता है कि जब तक पापा मैं रट नहीं लूंगा तब तक मम्मी नहीं बोलूंगा। बाबा, मामा, काका, चाचा, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो बच्चे के दिमाग में सेट हो गया, पहले वो उसको याद करता है। तो मान लीजिए उसने पापा याद करना चालू कर दिया, तो वो क्या करता है कि पापा नहीं बोल पाता, प बोलता है, यानी उसके सामने उस चीज को बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसे व्याकरण भी नहीं मालूम होता है, व्याकरण भी बड़ा कठिन होता है उसको समझाना। उसको यह नहीं मालूम होता कि भाई बकरी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पापा खाती हैं कि पापा खाते हैं। अब उसको आप व्याकरण तो पढ़ा नहीं सकते कि बेटा पापा खाती है, नहीं कहते, पापा पुल्लिंग है इसलिए फिर पुल्लिंग कहेगा क्या है। तो एक समस्या है, यानी जो बालक है या जो भी भाषा सीख रहा है वो हमेशा उसके सामने एक हर्डल रहता है, कठिनाई रहेगी, कठिनाई, और फिर कठिनाई से सरलता की ओर जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम है उसके साथ, सहमत हैं आप सब? कठिनाई उसके सामने रहेगी। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जटिलता से सरलता की ओर। भाषा के नियम जैसे जैसे आपको मालूम होते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आसान होती जाएंगी। जैसे आपको मालूम नहीं है कि झुरमुट शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पहिया में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, सरसों में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, तो आपके सामने बड़ी कठिनाई रहेगी। लेकिन जब आपको नियम मालूम हो जाएगा, जिस दिन आपको यह मालूम चला होगा जीवन में पहली बार कि दही स्त्रीलिंग शब्द न हो के पुल्लिंग शब्द है, उस दिन आपको बहुत झटका लगा होगा कि अरे अभी तक तो मैं कहता था कि दही खट्टी होती है, लेकिन मैं गलत कहता था, सही होता है दही खट्टा होता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जुकाम होने पे कहते हैं दही नहीं खानी है, दही बहुत सर्द होती है, ठंडी होती है। तो दही की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, दही खाना चाहिए ठंडी में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दही की तासीर क्या होती है? गर्म होती है, दही ठंडी नहीं होती है। दही की अगर वास्तविक अवस्था को देखें तो उबलता हुआ होता है, एकदम गर्म होता है, वो आप उसको फ्रिज में रख के ठंडा कर दे तो अलग बात है। तो वैसे ही जब किसी व्यक्ति को भाषा के नियम नहीं मालूम होते तो जटिल होता है, और जैसे जैसे नियम उसको मालूम होते जाते हैं तो क्या होता जाता है, वही चीज उसके लिए आसान होता जाता है। फिर भाव से विचारों की ओर, यानी बी सही है, भाव से विचारों की ओर नहीं, पहले विचार आएंगे फिर भाव आएंगे, विचारों से भावों की ओर। अब यहां दोनों बात की गई है तो दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषा में हैं? त्रिलोचन शास्त्री, बताइए। त्रिलोचन शास्त्री देखिए, त्रिलोचन शास्त्री जो हैं इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं,
प्रगतिशील काव्य धारा में इनका मुख्य स्थान था और ये प्रगतिशील त्रयी में आते हैं। किस में आते हैं? प्रगतिशील त्रयी में। नागार्जुन, केदारनाथ और त्रिलोचन। नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल और त्रिलोचन। देखिए, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जो त्रयी में आता है, तो इन्हें प्रगतिशील त्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। इन्हें प्रगतिशील त्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के एक शहर में, और गाजियाबाद में इनका निधन हो जाता है। इनकी कृतियों में धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूं, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूं, मेरा घर, चैती, मुक्तिबोध की कविताओं का संपादन किया। देशकाल इनका कहानी संग्रह है और दैनंदिनी नाम से इन्होंने एक डायरी भी लिखा है। तो कई बार इनका जो ग्रंथ है देशकाल, वो पूछा जाता है कि देशकाल किस विधा की रचना है। देशकाल किस विधा की रचना है? तो देशकाल इनका कहानी संग्रह है। इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली भाषा में लिखा है। इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा का प्रयोग किया है? तो हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अवधी बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? अवधी बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? देखिए, उपभाषाएं क्या होती हैं? हिंदी में मान्य 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक है पूर्वी, एक है पश्चिमी, उत्तरी भाषा नहीं है, जबकि उत्तर के बदले पहाड़ी है, क्योंकि पहाड़ है उत्तर में, पहाड़ी, और दक्षिणी आपके यहां नहीं मिलती है। पश्चिमी, राजस्थानी मिलती है पश्चिमी की जगह पर, राजस्थानी, और राजस्थानी के बाद पूरब में आपको, और पूरब में चले जाएंगे तो बिहारी मिलती है। तो ये 5 उपवर्ग हैं और पांचों उपवर्ग को मिलाकर कुल 18 बोलियां होती हैं। पूर्वी हिंदी में ABC, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियों को रखा गया है। पश्चिमी में ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, 6 बोलियां हैं। पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी 2 बोलियां हैं। राजस्थानी में मामा मेवा लेकर जयपुर गए, 4 बोलियां हैं। बिहारी में 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब इन सब की विशेषता देखें तो यहां अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं उपजी हैं, याद रखना है। मागधी से भी नहीं उपजी हैं, अर्धमागधी से उपजी हैं। तो पूर्वी का जन्म जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां हैं। बघेली बोली को और एक नाम से जाना जाता है, तो बघेली को रीवाई के नाम से जाना जाता है, और खलटाही और लरिया के नाम से छत्तीसगढ़ी को जाना जाता है। अवधी बोली को बैसवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, कोशली बोली के नाम से भी जाना जाता है, और इसका केंद्र जो है वो अयोध्या है। एक चीज और इसमें पूछा जाता है कि अवधी बोली की क्या विशेषता है। तो अवधी बोली जो है आप देखेंगे तो इसमें अ की मात्रा अंत में लग जाती है। जैसे हम कहेंगे लड़कवा, लड़कवा, बेटवा, इस तरह से आप देखेंगे। इसके अलावा एक और इस बोली की खास बात है कि इसमें कारक चिन्ह जो होता है ने, कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मोहन खाना खात रहन, तो मोहन ने खाना खात रहन, ये नहीं होगा। यहां पर कर्ता कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। क्लियर है सबको? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली कौन सी मानी जाती है? सभी बोलियों की विशेषताएं
आपको याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, और उकार बहुला का अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए कि वास्तव में उस उकार बहुला का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए कि इसमें उकार बहुला बोली आपकी कौन सी है। चलिए देखिए, उकार बहुला का मतलब होता है कि जिसमें उ बोल जो वर्ण है वो बार बार आए, यानी कि हर शब्द में उ आपका आ जाए। चलिए बताइए। अवधि को मैंने अभी बता दिया। अवधि में एक विशेषता है कि जहां शब्द व्यंजनांत हो जाते हैं वहां उकार बहुला हो जाती है। ठीक है, जहां व्यंजनांत शब्द है, मान लीजिए कोई शब्द ऐसा आ गया जिसके अंत में व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो व्यंजनांत शब्दों में ऊ की मात्रा लगती है, लेकिन यहां पर कंडीशन नहीं दी गई है। भोजपुरी बोली इकार बहुला है। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी लगभग एक तरह की बोली है। अवधि और बघेली और छत्तीसगढ़ी लगभग एक तरह की बोली है। तो उकार बहुला बोली आपकी कौन सी होगी? तो यहां राइट आंसर है छत्तीसगढ़ी। आज जो भी सुबह वाली क्लास किया होगा, सुबह वाली क्लास में ही मैंने बताया था, छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से उपजी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और इस बोली की जो विशेषता है वह उकार बहुला है। क्या है? उकार बहुला है। छत्तीसगढ़ी की बोलियां भी पूछी जाती हैं, तो ये लरिया और खलताही इसकी दो प्रमुख बोलियां हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहां जो आपको याद रखना है कि ये उकार बहुला है, तो जैसे आपने सब लिखा, शब शब्द है, तो यहां क्या हो जाएगा? सब, सबु हो जाएगा। ठीक है, तो सब न कह के सबु कह दिया जाएगा, यानी कि उकार बहुला। ऊ के वर्णों के अधिकता देखने के लिए इसमें मिलती है। छत्तीसगढ़ी आप जानते हैं कि रायपुर जो वहां का केंद्र है छत्तीसगढ़ का, बिलासपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी इसका प्रचार प्रसार देखने के लिए मिलता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो रायगढ़, सारंगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, कांकेर और कोरिया जनपदों में बोली जाती है। एक जनपद है साथियों कोरिया, तो कोरिया देश भी आप जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो हमको याद रखना है, कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताले के पानी पताले गए, ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरैनी गई कुम्हिलाई हो, और गंगा जमुना बिच रेती पर तू है, कैसे के रचैया बियहवारे। उक्त गीत किस बोली का है? देखिए, आजकल काव्य की पंक्तियां पूछ ली जाती हैं, भाषा की पंक्तियां पूछ ली जाती हैं कि यह कहां से लिया गया है। निश्चित तौर पे जो गांव से होगा उसे मालूम होगा कि यह कहां से लिया गया है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर आप अपने नजर को जमाएंगे तो आप इसका उत्तर दे देंगे। ताले के पानी पताले गए, ताले के पानी पताले गए, और बेटी पुरैन गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती पर तू है, कैसे के रचैया बिहवारे। अब यहां दो तीन शब्द जो है वो आसानी से आप पकड़ लीजिए, आसानी से दो तीन शब्द पकड़ लीजिए और आप इसका उत्तर दे देंगे। मैंने भी आपको बताया कि अवधि बोली अगर व्यंजनांत है तो उकार बहुला हो जाती है अंत में। तो परतु, ध्यान दीजिए, परतु शब्द आ गया, पढ़ता शब्द होता है, लेकिन यहां पर तो जो है व्यंजनांत है तो परतु हो जाता है, तो एक इसकी विशेषता आ गई, परतु। कैसे कर चैया बिहवारे। अब यहां देखिए, तो जो अवधि बोली है यहां पर ए का उच्चारण अ के जैसे होता है और एक का प्रयोग बहुत कम होता है। अवधि बोली में ए का उच्चारण बहुत कम होता है, अ का उच्चारण ही किया जाता है। तो यहां देखिए जो वर्ण मिल रहा है कै मिल रहा है, कै। और एक चीज यहां देखिए कैसे, कैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर ए और अ का उच्चारण न होके आई का उच्चारण होता है, आई और औ का उच्चारण होता है अवधि में। तो कैसे शब्द है,
कैसे नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, यहां पर कैसे शब्द नहीं लिखा है। चाहते तो यहां पर लिख सकते थे कैसे, लेकिन कैसे के बदले क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, यानी आई का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर यह सीधे सीधे जो हमारा उदाहरण सेट होता है वह अवधि का सेट होता है, यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अर्धमागधी अपभ्रंश इसका जन्म हुआ है और यह इसका राइट आंसर हो जाता है। मुझे लगता है कि किसी का भी उत्तर ये सही नहीं था। ठीक है, चलिए प्रयास करिए, निश्चित तौर पे सही लोग जवाब देंगे, सही जवाब देंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बहुत आसान सा सवाल है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा? उदाहरण देखते हैं। राष्ट्रीय भाषा जैसे देखें तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है नहीं, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन अन्य देशों में देखें तो सबकी अपनी राष्ट्रीय भाषा होती है। तो जैसे चाइना का देखते हैं तो वहां मंदारिन जो है यह क्या है, एक अक्षरी भाषा परिवार की है मंदारिनी। भारत की राजभाषा क्या है, वह हिंदी है। अब इसी हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं और उपभाषाएं कुल यहां पर 5 हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय बोलियां भारत में कितनी हैं वो अलग फैक्ट है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं वो अलग फैक्ट है। तो यहां बताना है कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि बोली। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन इस प्रश्न को काफी घुमा फिरा कर दिया गया है। जैसे एक गाना है, क्या गाना है कि अगर इस बात को तुम थोड़ा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। तो पेपर जो आपका बनता है वो इसी तरह से बनता है कि अगर मैं कहूं तुमसे मोहब्बत है, मेरी जान यही चाहत है, तुम क्या कहोगी? तो प्रश्न इस तरह से कभी नहीं पूछा जाता। इस बात को अगर तुम जरा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। तो जो भी आयोग का पेपर सेट करता है वो बात को घुमा के ही आपके सामने रखता है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? यानी सीधे सीधे पूछ रहा है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म किससे हुआ है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि विकास पूछ रहा है। कई बार हम प्रश्न को ही नहीं समझ पाते हैं, तो अगर हम प्रश्न को समझ जाएं तो बड़ा आसान हो जाता है कि हम उत्तर अपने आप निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रयास करिए, बताइए फटाफट। देखिए सी कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। अरे ऐसा गलत जवाब दोगे ना नाक पकड़ के तोड़ डालेंगे। ध्यान से समझो, जो हमारी संस्कृत है, संस्कृत क्या है? जन्मदात्री भाषा है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश का जन्म हुआ। ठीक है, और अपभ्रंश तक आते आते ये एकदम से पूरी गाड़ी रुक जाती है। यहां तक तो होता है अलग अलग स्वतंत्र रूप, लेकिन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक कालीन आर्य भाषाओं के कड़ी के बीच के रूप में अपभ्रंश भाषा को जाना जाता है। यानी मध्यकाल में कौन कौन आती हैं? तीनों प्राकृत, प्रथम प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत प्राकृत, तृतीय प्राकृत अपभ्रंश। इन तीनों प्राकृतों के यानी कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीनों के बीच की कड़ी यानी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इसके बीच में और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को किसे माना जाता है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का समय वैसे 500 शताब्दी से है, लेकिन मोटी मोटा हिसाब से 6वीं शताब्दी से माना जाता है। 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी का जो समय है वो लगभग अपभ्रंश का समय माना जाता है। तो यहां पर अगर जब भी आपसे पूछे कि आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म किससे हुआ है, तो आपको बताना है संस्कृत से हुआ है। और अगर पूछे कि आपको विकास किससे हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद। देखिए इनमें सभी लोग
सुनीति कुमार चटर्जी ने भी भाषा विज्ञान पर काफी काम किया है। धीरेन्द्र वर्मा ने भी काफी काम किया है। भोलानाथ तिवारी ने भी काम किया है। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कथाकार और कवि हैं, कथाकार और कवि हैं। तो इस दृष्टिकोण से जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली? इनमें से कौन सा सही होगा अगर शब्दावली वाला प्रश्न आपसे पूछा जाए? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली शब्दावली। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। यह प्रश्न किससे सेट खा रहा है? तो राजभाषा आयोग से ये सीधे सीधे प्रश्न सेट खा रहा है। ठीक है, तो दरअसल ये क्या है? एक पारिभाषिक शब्दावली है। पारिभाषिक शब्दावली यहां पर राइट आंसर होगा। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ठीक है, और इसे बनाने का काम भी राजभाषा आयोग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए और बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए? किसके लिए ये शब्दावली जो है वो काम करती है? 1961 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन, किस मंत्रालय के अधीन? शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक आयोग गठित हुआ जिसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से जानते हैं। और ये किसके लिए होता है? तो सभी के लिए नहीं होता है कि भाई सबको अनिवार्य है, हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं होता है। यह होता है किसके लिए? तो ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। यानी ऐसा नहीं कि एक पारिभाषिक शब्दावली अगर किसी के पास आ गई तो उससे सब काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी हर क्षेत्र की अलग अलग शब्दावलियां होती हैं। आपके वैज्ञानिक शब्दावली अलग होगी, चिकित्सा शास्त्र की अलग होगी, विधि शास्त्र की अलग होगी, सामाजिक विज्ञान की अलग होगी, अर्थशास्त्र की अलग होगी, साहित्य की अलग होगी। यानी सभी क्षेत्रों की अलग अलग शब्दावलियां यहां पर प्रयोग की जाती हैं। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा सी। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? बहुत आसान सा सवाल है। राष्ट्रपति के पास इतना समय है नहीं, कवि और साहित्यकार करेगा नहीं, समाज भी नहीं करेगा, भाषा वैज्ञानिक करेगा। भाषा वैज्ञानिक क्या करता है? समय समय पर ऐसे शब्दावलियों की खोज करता है और उनमें देखता है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो प्रचुर मात्रा में किसी ऐसे समाज के द्वारा और लोगों के द्वारा बोला जा रहा है जो अभी साहित्य में नहीं है या शब्दावली में नहीं है। तो भाषा वैज्ञानिक का काम होता है कि उन शब्दावलियों को वहां पर वो जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? अलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समाज शैली या लाक्षणिक शैली? बहुत ही अच्छे और नए प्रश्न आपके लिए छांट के लेके आ रहा हूं। देख रहा हूं बहुत सारे लोग मुंह दिखाई करने के लिए आ रहे हैं कि देखते हैं कितनी रात को क्या पढ़ाया जा रहा है, और मुंह दिखाई करके चले जा रहे हैं। मुंह दिखाई मत करो, आओ भैया, मुंह दिखाई किए हो तो मिठाई विठाई भी खाते जाओ, 2-4 क्वेश्चन का जवाब देकर ही जाओ, तब मजा आएगा। ठीक है, केवल मुंह दिखाई करके भाग मत जाओ। ठीक है, मुंह दिखाई करने आप जब जाते हैं तो 10-20 रुपया देते हैं और मुंह देख के आते हैं ना। आप लोग बिना क्वेश्चन देखे ही चले जा रहे हैं। 2-3 उत्तर दीजिए फिर जाइए। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? देखिए, वैज्ञानिक शैली जो होती है हमेशा वो कम शब्दों में बड़ी बात या ज्यादा बात कहने का काम करती है। हमेशा उसका काम क्या होता है? तो अलंकारिक शैली हो गई नहीं वैज्ञानिक शैली में। ऐसा थोड़ी है कि अब कोई अलंकार का प्रयोग करने लगेंगे, पूछेंगे कि भाई ऐसा है कि खोज करनी है तो खोज के लिए बताएगा कि मंगन को पट देत बार बार है, जाइए यही कोड है। तो कोई वैज्ञानिक अब वो अलंकार खोजने बैठ जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो कैसे मजा आएगा? यानी वो जो होगी वस्तुनिष्ठ शैली होगी, यानी जो एकदम कम शब्दों में अधिक बात कह सके, अधिक चीजों को अपने अंदर समाहित कर सके, इस प्रकार की शैली का प्रयोग होना चाहिए।
अब ये थोड़ी किसी वैज्ञानिक के पास जाएं और वो कह दे कि सजना है मुझे सजना के लिए, यही इसका कोड है, जाओ खोजो, तो बेचारा वैज्ञानिक तो घनचक्कर हो जाएगा। तो यानी जो उसकी शैली होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। एक भाषा में प्रकट किए गए भावों और विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। बताइए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां आपको बताना है उचित नहीं है, यानी 3 कथन आपके सही हैं और 1 कथन आपका गलत है। 3 कथन आपके सही हैं और 1 कथन साथियों यहां पर आपका गलत है। कौन सा गलत है देखते हैं। एक भाषा में प्रकट किए गए भाव और विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। एकदम सही बात है। अनुवाद भी कई प्रकार के होते हैं। एक भावानुवाद होता है, एक छायानुवाद होता है। अब भावानुवाद क्या होता है कि उसमें भाव को भी ध्यान में रखा जाता है, भाव को भी ध्यान में रखा जाता है। अब मान लीजिए किसी ने कह दिया कि मोहन ने आग लगाई, मोहन ने आग जलाई। अब अगर उसमें भावानुवाद न करें तो दोनों में बात वही आएगी कि मोहन ने, या तो वो जलाने वाली ही बात आ जाएगी कि मोहन आग जलाता है, लेकिन चुगली करता है कैसे आएगी, जब ये होगा कि मोहन आग लगाता है। आग लगाना और आग जलाना दोनों अलग अलग शब्द हैं। लगाना और जलाना अगर अकेले प्रयोग करें तो वही अर्थ देगा, लेकिन आग के साथ अगर इसका प्रयोग करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो भावानुवाद में क्या होता है कि देखा जाता है कि इस कंडीशन में इसका मतलब क्या हो सकता है, अभी जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है, इसका अर्थ और मतलब क्या हो सकता है। तो पहला सही है। अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। कैसे भैया, अगर एक भाषा का ज्ञान होगा तो दूसरी भाषा में अनुवाद कैसे कर पाएंगे, तो यह गलत है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, एकदम सही बात है, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, यह भी एकदम सही है। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है, यह भी एकदम सही है। बी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। विदेशों के कार्यक्रम भी शामिल भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है। विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहां की भाषा में प्रसारित किया जाता है। संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यह काफी व्याख्यात्मक प्रश्न है, जिसमें आपका तर्क भी देखा जाता है कि आप किस तरह से तर्कों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, चलिए, अभी मैं कल प्रयागराज सिविल लाइंस में था, तो मेला था, तो वहां मैं देख रहा था कि जो अनाउंसमेंट हो रहा था उसमें जो अनाउंसमेंट कर रहा था एआई कर रहा था। इसके पहले मैंने देखा था कि जितने अनाउंसमेंट होते थे वो किसी पुरुष के द्वारा या महिला के द्वारा किए जाते थे। उसमें एक मिठास रहती थी, एक भाषागत लय रहता था, क्षेत्रीयता की बू रहती थी, ये सारा काम होता था। लेकिन जब एआई के द्वारा उसी भाषा को बोला जा रहा था तो मेले में वो आनंद नहीं आ रहा था। मेले में आनंद तभी मिलता है जब अनाउंसमेंट करने वाला क्षेत्रीय भाषा का पुट लेकर आए, कुछ देसी शब्दावलियों का प्रयोग करे। बाकी कंप्यूटर की भाषा तो एआई में क्या होता है कि जो भी उससे बुलवाना है ऐसा मटेरियल आप टाइप कर दीजिए और उसमें फीड कर दीजिए और वो 24 घंटा बोलती रहेगी। तो यहां पर क्या है कि संचार माध्यम अनेक भाषा का प्रयोग होता है, एकदम सही बात है। विदेश के कार्यक्रमों में भारतीय भाषाओं का प्रस्तुत किया जा रहे हैं, एकदम सही बात है। विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रमों में भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहां की भाषा प्रसारित की जाती है, एकदम सही बात है। संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये एकदम गलत है। भाई, अगर संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होगा तो कैसे होगा कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के 2 दबाएं और भोजपुरी के लिए 3 दबाएं, ये कैसे हो पाएगा ना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता, सहृदयता, ईर्ष्या की भावना।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। यहां पर बात की गई है आलोचक के लिए कि आलोचक के अंतर्गत क्या क्या होनी चाहिए। आलोचक जो शब्द है वो लुच धातु से बना है, देखने के अर्थ में। चलिए फटाफट बताइए। दरअसल ये किसी क्रिटिसिज्म शब्द से बना है। दरअसल जब हम आलोचना की बात करते हैं तो आलोचना का मतलब लोग यही समझते हैं कि केवल निगेटिव चीजें, पॉजिटिव नहीं होगा। देखिए, जब भी आप बात करते हैं आलोचना की तो आलोचना में दोनों चीजें आती हैं। इसमें नकारात्मक बातें भी आती हैं, नकारात्मक बातें भी आती हैं और सकारात्मक बातें भी आती हैं। दोनों तरह की बातें सम्मिलित होती हैं। यानी अगर आप किसी को देख के कह रहे हैं कि अरे वाह क्या लगती हो यार, इसका मतलब है कि आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। आलोचना का मतलब अच्छाई बुराई दोनों होता है, लेकिन सोशल मीडिया में आलोचना का मतलब, अगर आपने कमेंट किया, कमेंट शब्द का हिंदी में अर्थ होता है व्यंग करना। कमेंट का वैसे कोई हिंदी में शब्द मिलता नहीं उसका, लेकिन जो उसके आसपास का शब्द है कमेंट का मतलब व्यंग होता है। अब किसी के फोटो पे कह दो क्या यार बकरी जैसे मुंह लग रहा है तुम्हारा, ऐसा कमेंट कर दो, देखो ब्लॉक भी मारेगी और दौड़ा के घर पे भी घुस के मरवाएगी। हिम्मत तेरी कैसे हुई मुझे बकरी बोलने की। तो कहने का मतलब है कि कमेंट का मतलब व्यंग होता है, लेकिन वो अनुवाद में अगर हम व्यंग ले रहे तो उसका से अर्थ नहीं निकल रहा है। तो सोशल मीडिया में जब भी हम आलोचना करते हैं तो वहां केवल सकारात्मक आलोचना ही करते हैं, नकारात्मक आलोचना की जगह ही नहीं होती है। तो यहां पर जो नकारात्मक आलोचना है वह भी होती है, और तुलसीदास कहते हैं कि निंदक नियरे नाखिए, कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए। लेकिन ऐसा निंदक न हो कि जो केवल नकारात्मक बातें करता हो, निगेटिविटी फैलाता हो, सकारात्मक बातें भी बताता हो। तो इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए, ये आपका सवाल है। तो समालोचक में जो नहीं होना चाहिए वो कौन सा है? तो देखिए, आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, ये तो होना ही चाहिए। अब पता लगा कि आपको बुलाया गया कि चलिए भैया ऐसा है कि एक भैंस खरीदना चाह रहे थे और बता दीजिए कि खरीदे कि ना खरीदे, और आपने जीवन में कभी भैंस देखा ही नहीं था, तो आप क्या भैंस के विषय में बताएंगे कि दूध देगी कि नहीं देगी, नस्ल अच्छी है कि नहीं है, कैसे जानेंगे? यानी जिस भी विषय पे आलोचना करना उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। निष्पक्षता, एकदम निष्पक्ष होके निर्णय करना चाहिए। सहृदयता, सहृदयता का मतलब क्या होता है कि यहां पर सिंपलीफाई हो सकें आप। यानी सहृदयता का मतलब होता है कि उसके स्तर पर जाकर आप, उसके स्तर पर जाकर आप उस चीज को महसूस कर सकें। जब तक आप उस के स्तर पर जाके वो चीज नहीं महसूस करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अब महिलाएं बहुत सारी समस्याओं का सामना करती हैं, प्रकृति प्रदत्त भी है, नेचर की तरफ से भी है और व्यक्तिगत भी है। अब पुरुष उसको कैसे महसूस कर सकता है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुरुष के अंदर स्वानुभूति नहीं होती है, सहानुभूति होती है। और इसी स्तर पर स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की जब भी बात की जाती है तो स्त्रियों के द्वारा, स्त्रियों के लिए लिखा गया साहित्य को स्त्री विमर्श मानती हैं, और दलितों के द्वारा, दलितों के लिए लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य माना जाता है, क्योंकि वहां स्वानुभूति की बात की जाती है कि जो उस चीज को नहीं महसूस किया है उसके विषय में नहीं लिख सकता है। तो इसलिए सहृदय होना भी आवश्यक है कि जिसके लिए भी आप लिखना चाह रहे हो उसके विषय में आप लिबरल हो, और वहां तक आप अपने को पहुंचाकर फिर उसके विषय में लिखने का प्रयास करिए। ईर्ष्या की भावना, अब ईर्ष्या की भावना लिख के कैसे काम कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या की भावना। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, वह बाल को लिए प्रेरणा पद होना चाहिए, वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए, वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। सही नहीं है, तो यहां पर यह बात सही नहीं है, वो बालकों के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, ऐसी कोई निश्चित बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसखुरा या गुरखाली भाषा है
नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, फटाफट बताइए। बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने छोड़ा हूं, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। आपको बताना है कि ये दो बोलियां जो हैं ये किससे संबंधित हैं या इन्हें हम किसके अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है, पहले आप ये पहचानने का प्रयास करेंगे कि ये बोलियां जो हैं वो हिंदी के अंतर्गत आती हैं या नहीं आती हैं। अगर हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं तो ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, नेपाल जो है वो भारत का पड़ोसी राज्य है। नेपाल, नेपाल की भाषा नेपाली है और ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा जो है यह नेपाल की राष्ट्रभाषा है और ये पूर्वी भाग में होने के कारण इसे पूर्वी नेपाली भी कहा जाता है। तो अगर कभी भी नेपाल में पूर्वी शब्द जोड़ के पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसे पूर्वी नेपाली भी कहते हैं। 10-15 मिनट लगेगा, आप लगा छोड़ चले जाइएगा, चाबी हम दे देंगे। हाँ यहीं पर रख दीजिए, बाहर से ऐसे चिपका दीजिएगा बस। ठीक, तो यहां बात की जा रही है खसखुरा और गुरखाली की। अब ये दो बोलियां हैं वो किससे संबंधित हैं? तो गोरखाली और गुरखाली भी इसको कहते हैं और खसखुरा भी कहते हैं। गोरखाली भाषा के लिए नेपाल का नाम प्रयोग 1932 में हुआ। देखिए, पहले इसका नाम गोरखाली ही हुआ करता था और इसी के आधार पर भारत में भी एक रेजिमेंट है, एक रेजिमेंट है जिसे गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये गोरखा रेजिमेंट यानी गोरखाली से बना हुआ है। तो नेपाल की राजभाषा, अब इसमें बताइए, अब काफी चीजें मैंने आपसे बता दी, क्लियर कर दिया है, आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। 19 नंबर, तो यह नेपाल की राजभाषा है। ठीक है, नेपाल की राजभाषा है ये। ठीक है, खसखुरा यानी इसे खसखुरा क्यों कहते हैं मैंने आपको बताया था। दरअसल ये खस लोगों की भाषा है। किसकी भाषा है? खस लोगों की भाषा है और गोरखा लोगों की भाषा है। तो गोरखा लोगों की भाषा होने के कारण इसे गुरखाली और खस लोगों की भाषा होने के कारण इसे खसखुरा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? यह प्रश्न तो बेहद आसान है, मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आसानी से जवाब हमें दे देंगे। कौन सी ध्वनि जो है वह अवधि में नहीं है? अवधि की बात करें तो अवधि में इसके संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं। क्या मिलते हैं? संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं। कौन कौन से? तो जैसे आप एक शब्द ले लीजिए, बेटा, बेटा, बेटवा, बेटौना, ऐसे बुलाते हैं। मम्मी आपको बुलाती हैं, ए बेटा, नहीं सुने? ए बेटवा, नहीं सुने? ए बेटौना। अब मान लीजिए आप नहीं बोले, अब आपके नाम पे आएंगी मम्मी, मोनू, मोनुआ, मोनुआ रे, और इसके बाद भी नहीं सुने, तब क्या कहेंगे? ये मोनिया चली आए, नहीं तो भाई आई याब न हुआ, तो इतनी मार मारेंगे, ये सबसे अंतिम कॉल होती है। और उस समय लगता है कि अगर अब नहीं पहुंचे तो फिर प्रलय आ जाएगी, आज बहुत ज्यादा कुटाई होगी ना। ऐसा होता होगा, हुआ होगा आपके साथ भी। तो यहां बात करनी है कि अवधी बोली में कौन सा वर्ण नहीं है। तो अवधी बोली में व वर्ण के बदले ब का प्रयोग किया जाता है। व के बदले ब का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा
ण के स्थान पर न का प्रयोग किया जाता है। वहां रामायण शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, रामायण शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, रामायण कहा जाता है, रामधन आयन, इस तरह से। तो रामायण शब्द का प्रयोग न करके रामायण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। कोई भी बोली या भाषा मान्यता प्राप्त करने पर हो जाती है, कोई भी भाषा या बोली जब उसको मान्यता मिल जाती है तब वो क्या हो जाती है? तो जब उसे मान्यता प्राप्त हो जाती है तो वो दुरूह, सरल, भावपूर्ण या सरस क्या हो जाती है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 21 नंबर का सवाल है। अभी सीमा जी आई हैं, जितेंद्र जी, सुबोधनी जी, राघव जी, गौरी जी, अरुणदीप जी, अनंत कुमार जी और सरल हो जाती है। 20 का सी लोग बता रहे हैं, कोई बी बता रहा है। चलिए, अब आप सबको इसका जवाब ढूंढना है। हम क्या करते हैं कि प्रतिदिन एक प्रश्न आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे छोड़ते हैं कि इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट बताइए। व्यवहार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा है? या तो किसी शब्द का एक अर्थ होगा या तो उसके अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र कहां था? इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई और श्रीरामपुर। देखिए, ईसाई मिशनरी वो श्रीरामपुर उनका प्रधान केंद्र था और ईसाई मिशनरियों ने हिंदी भाषा का भी बड़ा प्रचार प्रसार किया और हिंदी भाषा वो सीखे भी, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या था कि भारत के लोगों को उन्हें कन्वर्ट करना था, ईसाई बनाना था। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है? यह गुरु बहुत बढ़िया प्रश्न है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, मैंने किसी क्लास में आपको बताया था कि किस मंत्रालय के तहत यह काम करता है, किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। ये मैंने आपसे किसी पेपर में बताया था, 7 पेपर जो मैंने आपको सॉल्व कराया कि किसके अधीन काम ये करता है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो शिक्षा मंत्रालय, अनुवाद विभाग, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय। इसका उत्तर जो गलत करेगा उसकी नाक पकड़ के तोड़ देंगे। बाईगार्ड जान लो, नाक कुछ कूच देंगे, चटनी बना देंगे नाक, अगर गलत सवाल किए तो। शिक्षा मंत्रालय, अनुवाद विभाग, गुरु ऐसा मारेंगे ना नाक की एकदम नाक चटनी बन जाएगी। पहला नहीं है। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है? तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन काम करता है। कान खोल के सुन लो, समझ गए मुन्ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? साहित्य, कला, कल्पना और जीविकोपार्जन। यह भी प्रश्न बहुत बढ़िया है। प्रयोजन मूलक हिंदी, दरअसल हर एक चीज का एक प्रयोजन होता है। तो हिंदी का प्रयोजन ढूंढे जाना लगा कि भाई हिंदी लोग क्यों पढ़े? तो युवा के अपने जीविका को चलाने के लिए हिंदी का विशेष क्षेत्रों में और बहुत सारे क्षेत्रों में बड़ा योगदान है। तो जीविकोपार्जन के लिए, यानी कोई टाइपिंग सीख लेगा तो टाइपिस्ट की नौकरी मिल जाएगी, कोई छापाखाना में प्रूफ रीडिंग का काम करेगा तो उसको उसके लिए काम मिल जाएगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के लिए जो होता है वह प्रयोजन मूलक है। यानी कोई नाटक लिखेगा, कोई उपन्यास लिखेगा, कोई पटकथा लिखेगा, कोई कहानी लिखेगा, कोई फिल्म का स्क्रिप्ट लिखेगा, कोई कृत्रिम भाषा का जन्म करेगा, कोई शब्दावलियों का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से वो क्या काम करेगा? वो काम करेगा जीविकोपार्जन के लिए। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः कैसा रहा है? आध्यात्म परक, विकास परक, यथार्थ परक, अनुसंधान परक। बताइए।
ये शायद प्रश्न एक आध बारी और आ चुका है, किस प्रकार का रहा है। तो इतिहास के प्रति भारत का जो दृष्टिकोण है, हमें बुलाया नहीं कल्पना मिश्रा, बुला तो लियाछानंद जी कह रही हैं, अध्यात्म परक। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः कैसा है, तो आध्यात्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा मानव मुख के ध्वन्यांगों से निश्चित सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों से सुसंकलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। प्राणियों के पारस्परिक विचार विनिमय में जिसका सहारा लिया जाता है। सभ्य समाज की मान्यता के अनुरूप विशुद्ध शब्दावली में पारस्परिक वार्तालाप का जो संसाधन बनाई जाती हो। बोलने, चलाने, पढ़ने, लिखने, शिक्षण, प्रशिक्षण, कार्यालय, न्यायालय व्यवस्था में जिसका समुचित प्रयोग किया जाता है। भाषा की दृष्टि से भाषा की परिभाषा क्या है। देखिए, बहुत ही जटिल परिभाषाएं हैं आपके पास, सारी परिभाषाएं जटिल हैं और इनके जो ऑप्शन है वो भी काफी बड़े हैं। एक परिभाषा आपको चुनना है। अब यहां देखिए, भाषा की जब भी बात की जाती है भाषा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आप देखिए क्या चुन रहे हैं। कुछ लोग 26 का डी चुन रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको। यहां देखिए कि यहां पर बोलने, चालने, पढ़ने, लिखने, शिक्षण, प्रशिक्षण, कार्यालय, न्यायालय, इसमें सब तो आया है, लेकिन बोलने और चलने, चलना क्या है भाई, भाषा में चलने का क्या मतलब है। और बोलने का भी अर्थ ग्रहण करें तो कौन बोल रहा है, जानवर बोल रहा है, मनुष्य बोल रहा है, कि मानव बोल रहा है, आदिमानव बोल रहा है, भूत बोल रहा है, प्रेत बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कुछ नहीं पता, गलत है। सभ्य समाज की, क्या सभ्य समाज की भाषा नहीं होती है, भाषा तो उनकी भी होती है। प्राणियों के पारस्परिक विचार, भैया प्राणी क्या सभी प्राणी अपना पारस्परिक विचार व्यक्त करते हैं, है ही नहीं है। भाषा मानव मुख के ध्वन्याज्ञों से निश्चित सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुसंकलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। अब सामाजिक स्वीकृति भी उसे मिली होनी चाहिए भाषा की। अगर उसे सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली तो कैसे होगा। अब मान लीजिए सभी चीजों के लिए एक एक शब्द है, ठीक है। अब बाद में भले आप नए नए शब्द बना लें, जैसे जीजा कहा जाता है, ठीक है, जीजा साली, लेकिन अब धीरे धीरे जीजू कहा जाने लगा, जीजू जीजू। अब जीजू के बाद जीजी, अच्छा चलिए ठीक है, दीदी, दीदी का शॉर्ट फॉर्म दी, ब्रदर, ब्रदर का शॉर्ट फॉर्म ब्रो। भाषा क्या कर रही है, टूट रही है, बिखर रही है, विकृत हो रही है। लेकिन उसे समाज की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। अगर समाज की स्वीकृति नहीं है और सार्थक पदों के सुसंकृत वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम नहीं है तो भाषा नहीं है। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं जीजी जीजू न कह के मैं जूजू कहूंगा। कोई कह दे कि मैं अपने जीजा जी को जूजू कहूंगा, न तो जीजा कहूंगा न जीजू कहूंगा, जूजू कहूंगा। तो अब ये जूजू शब्द जो है, जूजू शब्द को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलेगी। हो सकता है कि जूजू लोग कहने लगे तो 500 साल बाद लोग जीजा को जूजू ही कहने लगे तो सामाजिक स्वीकृति उसको मिल जाए। तो इसका मतलब यह है कि 26 का ए ऑप्शन सही है। देखिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है आपको कभी भी। इस तरह के जब प्रश्न आए तो उसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए, तभी आपके सवाल सही हो जाएंगे। पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है, ध्यान रखिएगा। पाली भाषा के दो वैयाकरण हुए, कच्चायन और मोगलान। कच्चायन और मोगलान बहुत महत्वपूर्ण है। कच्चायन और एक ने 41 वर्ण बताए और एक ने 43 वर्ण बताए। आपको कमेंट करके बताना है कि कच्चायन ने कितने वर्ण बताए थे और मोगलान ने कितने वर्ण बताए थे, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको याद भी दिलाया था, कच्चायन और मोगलान। कच्चायन क्या है, कच्चे हैं, ऐसा बताया था कच्चायन। और मोगलान जो है, मोगलान ये पक्के हो गए हैं। तो जो कच्चा व्यक्ति होगा उसके यहां कम वर्ण होंगे, यानी कच्चायन ने कुल 41 वर्ण बताए, 41 वर्ण बताए,
पाली भाषा में, और मोगलान जो पके हुए व्यक्ति हो गए हैं उनकी तुलना में इन्होंने 43 वर्ण बताए। और इन दोनों में ल और लह दो प्रकार की जो दो ध्वनियां थी यही आपकी अलग हो जाती हैं। तो कच्चायन और मोगलान, कच्चायन मतलब कच्चायन कच्चे थे इसलिए 41, और मोगलान पक्के हो गए थे इसलिए उन्होंने 43 ध्वनियां बताई। अब आपका सवाल क्या है? तो सवाल के अनुसार पहले कौन आता है? कच्चायन आते हैं। इन्होंने कुल आपके ध्वनियों की संख्या 41 बताई थी। ठीक है, अब यहां पर दो नए स्वर मिलते हैं, आपको जरूर याद रखिएगा। पाली में दो नए स्वर मिलते हैं, ए और ओ। ए और ओ। अब आप सब मुझे बताइएगा कि पहला ऑप्शन ह्रस्व है या दूसरा ऑप्शन ह्रस्व है या दोनों दीर्घ हैं। ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ह्रस्व है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दीर्घ है, सॉरी ह्रस्व दीर्घ, और तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि दोनों दीर्घ हैं। ये आपको बताना है। यहां पर पाली भाषा में दो नई ध्वनियां स्वरों के अंतर्गत देखने के लिए मिली। जो ए ध्वनि है इसे ह्रस्व कहा गया, ओ ध्वनि है इसे भी ह्रस्व कहा गया, और ए और ओ जिसमें ये बिंदी नहीं लगी है उसको हटाने के बाद यही क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो यहां राइट आंसर 27 का ए। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ यानी कि यहां पर आपसे कारण पूछा जा रहा है। कौन सा कारण है? तो देखिए यहां पर कारण जो है साथियों, कारण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, ब्रज क्षेत्र की उस समय शासन सत्ता का एकमात्र केंद्र था, ऐसी कोई बात नहीं थी। उस समय की सभी भाषाओं में ब्रज भाषा ही सबसे अधिक संबद्ध थी, ऐसा भी नहीं है। ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। ये राइट आंसर होगा, क्योंकि आप देखिए अवधि क्षेत्र के लोग जो थे वो भी ब्रज भाषा में लिख रहे थे, खड़ी बोली क्षेत्र के जो लोग थे वह भी लिख रहे थे, भोजपुरी क्षेत्र के जो लोग थे वो भी ब्रज में लिख रहे थे। यानी ब्रजेतर क्षेत्र के जो लोग थे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के देखिए, अब वो भोजपुरी क्षेत्र के थे फिर भी लिख रहे थे, कुछ लोग खड़ी बोली क्षेत्र के थे वो भी लिख रहे थे। स्वयं सूरदास और रसखान दिल्ली के रहने वाले थे, खड़ी बोली क्षेत्र के थे लेकिन वो भी ब्रज में लिख रहे थे। यानी ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने से भी अपने सृजन का माध्यम बनाया। राइट आंसर हो जाएगा सी। तुलसीदास भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या बना? इसका कोलकाता तक फैल जाना, फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाना, हिंदी रचनाकारों द्वारा पद्य में इसका प्रयोग कम कर देना, खड़ी बोली का व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर प्रश्न आप सबको अच्छे लग रहे हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। मैं ये चाहता हूं कि जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं उतने लोग कम से कम यहां पर लाइक कर दें। देखिए, खड़ी बोली का विकास, किसी भी बोली का विकास कब होगा? जब उसके नियम स्पष्ट हो जाएंगे। जब तक नियम अस्पष्ट हैं तो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको सीखने का प्रयास नहीं करेंगे। जब नियम स्पष्ट कब होगा? जब उसका मानकीकरण हो जाएगा। तो हिंदी का जब मानकीकरण हो गया तब से यह राइट आंसर हो जाएगा 30। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन और कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सा सवाल है। राइट आंसर, तो भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है? अभी अभी हम लोगों ने इसका सवाल लिया था, बहुत आसान था सवाल। चलिए बताइए। हिंदी के वैज्ञानिक तकनीक शब्दावली के निर्माण का कार्य तो ये कौन करता है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग करता है। और ये किस आयोग के अधीन काम करता है यह भी मैंने अभी आपको इसी क्वेश्चन के अंतर्गत बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। कहां से ग्रहण किए जाते हैं? तो ये जो सभी शब्द मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से, यानी जो 22 भाषाएं हैं उनसे, और जो प्रचलित किए जाने वाले शब्द हैं, मान लीजिए जैसे लुंगी शब्द है, प्रचलन में है, तो उसको भी अडॉप्ट कर लेंगे। तो जो भी शब्द प्रचलन में हैं, खिड़की हो गया, झंडा हो गया, लोटा हो गया, ये जो भी शब्द प्रचलन में हैं उनको भी वो उसमें ला देते हैं, और मान्यता प्राप्त जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वहां से भी जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं उससे प्रयोग में ले लेते हैं। कुमाऊनी भाषा क्षेत्र है, कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है। यह पहाड़ी से इसका जन्म हुआ है, आप सब जानते हैं, पहाड़ी इसका क्षेत्र है, और राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत और नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफी समानता रखती है। बांग्ला, फारसी, ब्रज और बुंदेली। देखिए, मैंने आपको बताया था इन दोनों भाषाओं का जन्म किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब आपको इनमें से उस भाषा को ढूंढना है जिसका जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो उत्तर आपका अपने आप निकल आएगा। तो बांग्ला भाषा का जन्म मागधी से हुआ है और भोजपुरी का भी जन्म मागधी से हुआ है। इसलिए बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जो ये कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में बांग्ला भाषा के करीब है। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। सुनील कुमार जी नमस्कार। जेकेएम जा तो रहा है भाई, सारा कमेंट आ रहा है, धुआंधार आ रहा है, कोई सी दिक्कत नहीं है। तो बताना है खड़ी बोली का परिनिष्ठित भाषी भाषा क्षेत्र है, तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं मेरठ, बुलंदशहर और खुर्जा, ये आपका क्षेत्र है। अवधी भाषा की शब्दावली है तत्सम बहुला, देशज बहुला, तद्भव बंगला, विदेशी शब्द बहुला। अवधी भाषा की शब्दावली है। बताना है आपको कि अवधी भाषा की शब्दावली कौन सी है? तत्सम, देशज, तद्भव। तो देखिए, अवधी भाषा की जो शब्दावली है वो बहुत कुछ तद्भव है और बहुत कुछ बंगला से प्रभावित है। ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ तद्भव है और बहुत कुछ ये बंगला से भी प्रभावित है। नेक्स्ट, वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा की भांति अप्रयोगात्मक, अविभक्त या स्थान प्रधान है। संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, संविभक्ति तथा स्थानीयता के आधार से मुक्त है। बांग्ला भाषा की भांति अयोगात्मक, अभिव्यक्त या स्थान प्रधानता की दशा को पार कर फिर से सविभक्ति की ओर बढ़ती है। चीनी भाषा की भांति एक एक अक्षर में ही पूरे पूरे वाक्य का बोध कराने की ओर बढ़ रही है। वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा, देखिए यहां बात की गई है चीनी भाषा की, तो चीनी क्या है? एक अक्षरी भाषा परिवार से, यानी एक एक अक्षर वहां अलग अलग होते हैं, सबका अपना अलग रूप और अर्थ होता है। तो अंग्रेजी भाषा की भांति अप्रयोगात्मक, अभिव्यक्ति स्थान प्रधान है, यह भी गलत है। संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविभक्त तथा स्थानीयता के आधार से मुक्त है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। संस्कृत भाषा की जैसे हिंदी है और ये पहले योगात्मक थी, लेकिन अब इसका रूप क्या हो गया है? वियोगात्मक हो गया है, सविभक्ति है, विभक्ति का थोड़ा बहुत प्रयोग किया जाता है। 38, किस बोली में नंद आधा न और दा और आधा न और धा पर अंतरा और न हो जाता है? यानी आधा न और दा, आधा न और धा और पर आधा न और त्रा और आधा न और हा हो जाता है। तो ये आपको ढूंढ के बताना है। कल्पना जी, सारे प्रश्न बहुत नए हैं तो स्वाभाविक है कि गलत होंगे,
और ऐसे प्रश्नों को खोज के रखा जाता है कि आपके गलत हो, जिससे आपकी दृष्टि बढ़े कि आपको किस क्षेत्र में जाके किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आपको एक दृष्टि मिल सके। देखिए, अगर मैं सरल क्वेश्चन कराऊं तो बहुत सारे बच्चे देखते रहेंगे, क्योंकि जब सरल प्रश्न होता है बहुत सारे लोगों को मजा आता है, और उनको जब 2-4 सवाल उनका सही हो जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो कक्षा में रहते हैं। लेकिन जब सवाल गलत होने लगते हैं तो बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं कि यार यहां तो सारे सवाल मेरे गलत हो जा रहे हैं, तो मैं क्या हल करूं। तो किस बोली में आधा नौरदा और आधा नौधा पर अंतरा हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी बोली की ये विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा किसकी है? तो यह भाषा की परिभाषा है, बहुत आसान सा सवाल है। तो यह भाषा की परिभाषा है बाबूराम सक्सेना की। ध्यान रखिएगा, कैसे याद रखेंगे? तो यहां पर समष्टि ध्यान रखिएगा, समष्टि, समष्टि और बाबू, बाबू और समष्टि, इसको आप कनेक्ट करके याद रखेंगे तो पूरी परिभाषा याद नहीं करनी पड़ेगी। 40। उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन है? उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वली साहब। मुल्ला वजही हिंदी से संबंधित है, नूर मोहम्मद और ये सब जो है हिंदी से हैं, वली। उर्दू का प्रारंभिक नाम क्या था? हिंदवी ए हिंदी, जबाने उर्द ए मुअल्ला, उर्द ए जबान, उर्दू ए जबान, कोई नहीं। उर्दू का प्रारंभिक नाम क्या था? फटाफट बताएं, जवाब दें। देखिए, उर्दू का जो प्रारंभिक नाम था बहुत बड़ा था। उर्दू का प्रारंभिक नाम जबान उर्दू ए मुअल्ला क्या था? जबान उर्दू ए मुअल्ला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा? ये तो मुझे लगता है कि सभी लोग जानते होंगे और कई बार ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए, लल्लू लोग प्रेम करते हैं और उर्दू को यामिनी भाषा कहते हैं। तो लल्लू लाल प्रेम सागर और सदालाल सुख सागर ना, यही था। तो यहां पर उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा था? लल्लू लोग। तो लल्लू लोग प्रेम करते हैं, प्रेम सागर, और उर्दू को यामिनी भाषा कहते हैं। जामै रस कछु होत है, पढ़त सब कहीं कोये, और बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। जामै रस कुछ होत है, पढ़त तहीं सब कुछ सब कोय, अब बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। कोई भी भाषा हो, हजारी प्रसाद, महावीर प्रताप नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर इसकी भाषा को अगर आप थोड़ा सा पहचान लेंगे तो काफी आसान हो जाएगा इस सवाल का जवाब देना। इस सवाल का जवाब देना काफी आसान हो जाएगा। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि जामे रस कुछ होत है, पढ़त ताहि सब कोय, और बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। आप देखिए कि इसमें ओ की मात्रा का भी प्रयोग किया गया है, ब्रस का भी प्रयोग हो सकता है, और खड़ी बोली में तो है ही नहीं है। तो यहां पर एक व्यक्ति है जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके, भारतेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे परदेसी भाषा नाम दिया? परदेसी भाषा उन्होंने किसे कहा है? देखिए, भारत में आप जानते हैं कि खड़ी बोली को लेकर बहुत आंदोलन चला, और शुरुआत में जो खास करके भारतेंदु के कवि थे वो खड़ी बोली में कविताएं लिखते नहीं थे, बहुत डरते रहते थे कि मैं खड़ी बोली में अगर कविता लिख दूं तो लोगों को पसंद भी आएगा कि नहीं आएगा। अब जब खड़ी बोली में उन्होंने पहली बार कविता लिखा फूलों का गुच्छा, तो बहुत डरते हुए लिखा कि लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली को परदेसी भाषा कहा, ब्रज भाषा बुंदेली और अवधी को देसी भाषा कहा। खड़ी बोली क्या है उनके लिए? परदेसी भाषा थी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान हैं। यार, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको तो सभी लोग आंख बंद करके जवाब दे देंगे, कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान है, एक विद्वान है चंद्रहर शर्मा गुलेरी, राइट आंसर। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को क्या नाम दिया? पीत युग, लाल युग, नील युग, हरित युग। एक दिन आपको मैं ये विभाजन भी बता दूंगा कि इन्होंने किस आधार पर कैसा विभाजन किया है। तो पंडित किशोरीलाल, की से किशोरी लाल, किशोरी दास हैं यहां पर, और इन्होंने लाल युग कहा है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को लाल युग कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? आप बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? प्रचार युग। वास्तव में हिंदी का प्रचार प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, संचार के माध्यमों से जो शुरुआत होती है वो 19वीं शताब्दी में होती है। इस प्रकार से 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हिंदी के किस रूप का समर्थन किया? हिंदी, हिंदुई, उर्दू, हिंदुस्तानी। अब इसका जो जवाब बताएगा गुरु, मतलब अच्छी तैयारी है। नहीं बता पाओगे, अच्छी तैयारी नहीं है। तो गांधी जी जो सपोर्टर थे वो ये चाहते थे कि हिंदी और उर्दू का विवाद मिट जाए, क्योंकि हिंदी और उर्दू के जो मिले जुले शब्द थे वो देखने के लिए मिल रहा था हिंदुस्तानी भाषा में। किस भाषा में मिल रहा था? किस भाषा में मिल रहा था? हिंदुस्तानी में। तो हिंदुस्तानी में हिंदी और उर्दू दोनों के शब्द थे, इसलिए हिंदुस्तानी को महात्मा गांधी चाह रहे थे कि वो इसके अंतर्गत शामिल हो। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? ये 49 नंबर का क्वेश्चन है और ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कौन विजयी हुआ? तो राइट आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। जब आपको राजभाषा आयोग से प्रश्न कराऊंगा, एक दिन आपको राजभाषा आयोग से संबंधित 50 प्रश्न कराऊंगा और वादा है कि 2 प्रश्न यहां 100% आपके परीक्षा में आएंगे। उस 50 प्रश्न से कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई भी परीक्षा हो, ठीक है। तो वहां पर पुरुषोत्तम दास टंडन को मैं आपको पढ़ाऊंगा। इनकी बड़ी भूमिका रही है। भाषा का मुंशी किसे कहा जाता है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, नियाज, इंशाअल्लाह खां। भाषा का मुंशी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो भाषा का मुंशी कहा जाता है भाखा मुंशी, लल्लू लाल को, ठीक है। साथियों, अगर आप लक्ष्य, फाउंडेशन बैच या स्वतंत्रता बैच लेना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, तो अभी आपको 2 दिन के लिए भारी छूट मिल रही है। केवल व्हाट्सएप करके आप हमारे कोर्स से ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो आज की कक्षा यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और इन त्योहारों का आनंद लीजिए और पढ़ाई मत छोड़िए। इन त्योहारों में भी टारगेट रखिए कि त्योहार में हम सारा काम करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन जिससे मेरी दिनचर्या, जीवन जिससे चलेगा उसको नहीं करते हैं, यानी सब कुछ करते हैं पढ़ाई छोड़कर। तो आपसे निवेदन है कि सब कुछ करिए लेकिन पढ़ाई भी करिए, क्योंकि त्योहार के सीजन में अपने विद्या को जगाइए और पढ़ाई भी करिए। ऐसा नहीं कि पटाखे ला लिए, मिठाई ला लिए, पूजा पाठ कर लिए, नए कपड़े खरीद लिए, सब कुछ नया नया, लेकिन पढ़ाई के नाम पे शून्य। पढ़ाई ही बंद हो जाती है त्योहारों के समय पे, तो पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। तो आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए आते तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्रों को भी बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जितने भी क्वेश्चन आप द डे पूछे गए हैं उसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। ये भी बताइएगा कि आज कितने नए क्वेश्चन मिले।